हेलो जैगवार्स, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम टू ग्रेविटी सर्कल। ग्रेविटी सर्कल पर आप सभी लोगों ने मेरे पिछले कम्युनिटी पोस्ट को आई होप देख लिया हो, और अगर नहीं देखा है तो गाइस ध्यान से सुने इस बात को कि अब से ग्रेविटी सर्कल पर सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट नहीं किया जाएगा। इस साल जैगवार बैच और जुगनू बैच में हम लोग जेई और नीट लेवल पर पढ़ाई करेंगे। दैट मींस बोर्ड्स तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हम लोग यहां पर अब एक और सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग जेई और नीट के पीवाईक्यूज और बहुत बड़ी बड़ी अच्छी किताबों से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो एक सीरीज आप लोगों की और लॉन्च करी जाएगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स के जेई और नीट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बट आज हम लोग हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और अभी तक भी मैंने जितने लेक्चर्स लिए हैं वो सारे जेई नीट के लिए काम में आएंगे। अभी तक मैंने जितने लेक्चर के बीच में टॉपिक करवाने के बाद क्वेश्चंस कराए वो सब भी जेई नीट के लिए आपको सिनगेज पब्लिकेशंस जैसी बहुत बड़ी बड़ी और ऑसम बुक्स के अंदर ही सारे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो ऐसा नहीं कि अभी तक केवल बोर्ड्स के लिए कराए, नहीं, सभी के लिए कराए। लेकिन अब हम लोग जेई और नीट के लिए सेपरेट एक सीरीज लॉन्च करेंगे, और वो हम लोग टिपिकली, जिसको मैं बोलूंगा टिपिकली जेई और नीट के क्वेश्चंस पर बेस्ड रखेंगे। बोर्ड्स वाले जैगवार सीरीज, जुगनू सीरीज तो फॉलो कर ही रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग पिछले लेक्चर में कॉलरॉश लॉ, कॉलरॉश RAUSCH, कॉलरॉश लॉ हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। मान लीजिए अगर आपके पास में एक A और B नाम का वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपके पास में A और B यानी AB नाम का अगर आपके पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप लोगों को अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A नाम का कैटायन प्लस नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी नाम का एनायन। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। गाइस आज के टॉपिक में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा पढ़ाना, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कॉलरॉश लॉ के अंदर ही अगला टॉपिक आता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोटेड बाय अल्फा। नाउ गाइस व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग वाला है, ठीक है, अगर मेरे पास में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैं जानता हूं कि वाटर में जाने के बाद 100% डिसोसिएट हो जाएगा। यानी अगर मैंने 1 मोल डाला है तो पूरा का पूरा 1 मोल डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, पूरा 100% डिसोसिएट नहीं होता। तो हमें यह पता लगाना पड़ता है कि वो कितने हद तक डिसोसिएट हुआ है, वो कितने अमाउंट तक डिसोसिएट हुआ है, कितनी मात्रा में वो डिसोसिएट हुआ है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालने का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। यह फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन। आपके पास में जो भी कॉन्सेंट्रेशन हो, 0.1 मोल पे तुमने कंडक्टिविटी निकाल ली हो, 0.3 मोल पर निकाल ली हो, 0.5 मोल पर निकाल रही हो, डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशंस के बाद में जो सा कॉन्सेंट्रेशन है उस पर। तो आप लोगों को मालूम है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन। इससे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। प्लीज जरा इसको नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इस फॉर्मूले को जरा नोट कर लीजिए। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के बाद मैं एक बार वापस से फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी
एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाउ दूसरी गाइस आप लोगों ने इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या मैं कहूं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अब हम लोग यहां पर दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, दैट इज कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा एट इक्विलिब्रियम। डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, और वो भी किसके? ऑब्वियसली वीक इलेक्ट्रोलाइट के। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया, वो तो पूरा 100% डिसोसिएट हो गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में यहां पर CH3COOH है। अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये पूरी तरीके से तो डिसोसिएट होगा नहीं, तो यहां पर CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव बचेगा। तो गाइज यहां पर SO के लिए जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा या जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा डिनोटेड बाय Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहां पर जो आपका C दे रखा है, C इज द कॉन्सेंट्रेशन। C क्या है मेरे प्यारे बच्चों? C आपका कॉन्सेंट्रेशन है, और अल्फा आप सभी लोग जानते हैं आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला में ये सारी की सारी वैल्यूज पुटअप कर दो। Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। ना अल्फा की वैल्यू तो हम लोग सब जानते हैं, अभी हम लोग सीख कर आए। अल्फा की वैल्यू मच्छर मार दूंगा मैं, लैम्डा MC यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जाएगा C मल्टीप्लाई बाय लैम्डा MC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा M नॉट का स्क्वायर। ये तो तुम्हारे यहां पर मैंने अल्फा की वैल्यू लग दी। अब यहां पर मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा C मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली यहां पर मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा C। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एक बार जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा मैंने यहां पर फॉर्मूले में एक छोटा सा आपको पिछले पार्ट में C लिखवा दिया। C तो कट जाता है, तो इट इज ओनली C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूले में रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। तो यहां पर भी वही मैं बोल रहा था कि यहां पर तो आना ही नहीं है C, और यहां पर ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट। ये तुम्हारा यहां पर देखो फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये, तो ये हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा लैम्डा M नॉट। इट विल बी लैम्डा M नॉट माइनस लैम्डा MC। ठीक है, तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा C लैम्डा MC का स्क्वायर, बोलते हैं बड़ा अजीब लग रहा है मुझे ये, डिवाइडेड बाय लैम्डा M नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा M माइनस लैम्डा MC, और लैम्डा M नॉट ऊपर चला जाएगा। क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हुई? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों को क्लियर हुई? अब यहां पर जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी C मल्टीप्लाई बाय, अपन इसको C रहने दो, C लैम्डा MC स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर मैं लैम्डा M नॉट कॉमन ले लूं, क्योंकि यहां पर ये लैम्डा M इंटू लैम्डा M, तो लैम्डा M क्यूब बन जाएगा। ये लैम्डा M एक को कट कर देगा, लैम्डा M स्क्वायर बचेगा, तो यहां पर बचेगा लैम्डा M नॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा लैम्डा M नॉट माइनस लैम्डा MC, यानी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी मैंने इसको बस इससे काट दिया, तो ये ऐसा का ऐसा आपको दिखने लगा। एंड दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या मैं कहूं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये दूसरा फॉर्मूला है जो आप लोगों को यूज करके रखना है प्यारे बच्चों।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज जरा इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से? चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं गाइस कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ solubility of sparingly soluble salts, solubility of sparingly soluble salt। नाउ गाइस क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारी ऐसी सॉल्ट्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहां पर स्पेरिंगली का मतलब होता है विच आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, which are almost insoluble or we can say very less soluble, तो गाइस ऐसी सॉल्ट्स का तो तुम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी नहीं निकाल सकते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या करेंगे भैया? तो फिर भैया हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऐसी कंडीशंस में आप लोग यहां पर क्या करते हैं, सो देयरफॉर यहां पर हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, यानी आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर अगर आप इनकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सको तो आप वो निकाल लो, and it will be considered as lambda m naught, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, and therefore it will be called as its solubility, और वही उसकी solubility product कहलाएगी, and therefore it will be called as its सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वही उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं, मेरे पास में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपके लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH3। तो जब मैं इसे पानी के अंदर डालूंगा तो मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि यह पानी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बहुत कम सॉल्युबल है, एकदम इतनी कम सॉल्युबल है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अब इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि हमारे जो एल्यूमिनियम का Al का यहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट S है, यानी हमने इसके कंसंट्रेशन को, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की वैल्यू को S मान लिया और इसकी वैल्यू को हम लोगों ने 3s मान लिया। तो जब इसका हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, यानी जब हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकलेगा? Al+3 मल्टीप्लाई बाय OH-1 का क्यूब। भाई ये तो हम लोग सब जानते ही हैं कि ये कैसे होगा, है ना? क्यूब क्यों होगा? क्योंकि यहां पर 3 है। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं प्यारे बच्चों? और यहां पर हमने इसकी वैल्यू कितनी ले रखी है? 3s। तो यहां पर आप एल्यूमिनियम की जगह रखिए s और यहां पर आप OH की जगह रखिए 3s और 3s का कर दीजिए क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 3 27, ये हो जाएगा 27 का 27s क्यूब मल्टीप्लाई बाय s, तो ये हो जाएगा 27s की पावर में 4। इस तरीके से आप लोगों को इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा, यानी आपकी कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन m, यानी आपकी मोलारिटी। आपकी मोलारिटी आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अगर आपकी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों
आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड एट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ये तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मिल जाएगा, तो हम लोग इसको और इसको दोनों को बराबर लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय यहां पर मोलारिटी की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। जो भी आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू यहां पर जो कंसंट्रेशन के फॉर्म में दे रखी हो, जैसे मान लो दे रखी हो 0.1 मोल्स पर लीटर, इसकी वैल्यू दे रखी हो 0.3 मोल्स पर लीटर, तो आप वही की वही वैल्यू उठाकर वहां रख सकते हो। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो बाय द यूज ऑफ एस विच इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, विच इज कॉल्ड एज मेरे प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी। क्या चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। मेरे पास में देखिए सिनगेज की किताब है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था कोलरॉश लॉ पर CaCl2 वाला, जिसका आंसर मुझे बुक में दिख रहा है और वो मैच भी कर रहा है। और हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी ये तो मन से एग्जाम्पल लिया था। चलिए तो हमने एक ही क्वेश्चन किया था, अब हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़े से और क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के पास में कि आपके पास में लैम्डा एम नॉट आपको दे रखा है NaCl का 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको लैम्डा एम नॉट दे रखा है यहां पर HCl का दैट इज 425.9। आपको लैम्डा एम नॉट दे रखा है CH3COONA का 91। अब आपसे बोला गया कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व। चलो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे। कोलरॉश लॉ का बेसिक एप्लीकेशन है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोलरॉश लॉ को कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे CH3COOH पूछ रहा है और आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे। इसको मैं अगर देखूं यहां पर ध्यान से, मुझे CH3COOH का पूछा गया। CH3COO मुझे यहां से मिल जाएगा और H मुझे यहां से मिल जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, CH3COONA प्लस HCl से आपको मिल जाएगा CH3COOH प्लस Na और Cl एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। तो CH3COONA की वैल्यू हो गई यहां से 91, HCl की वैल्यू हो गई 425.9। मैं अगर NaCl की वैल्यू को उठा के यहां ले आऊं तो वो माइनस में हो जाएगी 126.4। तो आपको यहां पर ऑटोमेटिकली CH3COOH की वैल्यू मिल जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। यहां पर अब आप इसको ऐड कर लो, 0.9 यार है क्या, 6, 9 + 2 11, 1 कैरी 516 माइनस 126.4, तो इट विल बिकम इक्वल टू, यहां पर बचा 5, डेसिमल लगाया ये और ये हो गया 0। यहां पर 11 में से 2 गए तो बचे 9, 4 में 390.5 विल बी द वैल्यू ऑफ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। बोलो क्या इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कर पाए आप लोग? कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं यहां पर फिर हम लोग। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कंडक्टिविटी दे रखी है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कंडक्टिविटी दे रखी है 0.001028 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड acetic acid is 4.9
5 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। आपको यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। जब आपको एसिटिक एसिड का यानी CH3COH का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ये दे रखा है। चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है, ये थोड़ा लंबा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, बट करने में बड़ा मजा आता है इस तरीके के क्वेश्चंस को। चलिए आई होप आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन को किया होगा। देखो सीधी सी बात है, मुझे Ka निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है वो यूज करना पड़ता है C लैम्डा MC स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा M नॉट, ब्रैकेट में लैम्डा M नॉट माइनस लैम्डा MC। और ये निकालने के लिए मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ती है विच इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। क्या मैंने बिल्कुल सही बात बोली? नहीं, अल्फा निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मैं भी पागल हो चुका हूं, लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट, वही तो मैं सोच रहा हूं। तो अब मुझे यहां पर सबसे पहले लैम्डा M नॉट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मुझे कंडक्टिविटी इतने कॉन्सेंट्रेशन पर इतनी दे रखी है, तो मुझे यहां पर सबसे पहले लैम्डा M नॉट निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपका लैम्डा M का वैल्यू निकाल लूं? नहीं, लैम्डा M नॉट तो दे रखी है ना। अच्छा, लैम्डा M नॉट दे रखी है, लैम्डा M नॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमें लैम्डा MC निकालना है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपके लैम्डा M का वैल्यू होता है मोलर कंडक्टिविटी का, दैट इज कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। नाउ कप्पा का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 को मैंने 10⁻³ कर दिया है, और मोलैरिटी को मैंने एक काम करूं 1 2 3 डिजिट्स इधर ले आऊं तो हो जाएगा 1.028 इंटू 10⁻³ एंड इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर। तो -3 ऊपर जाकर इसको कट कर देगा तो यहां बचेगा -2, और यहां पर आपकी जो अल्टीमेट वैल्यू बचेगी 1.028, आई थिंक इसको 4 टाइम्स कट कर रहा है यार। तो इसको एक काम करें, अच्छा जब मैं जब मैं फाइनल बात करूंगा तो साइमन और इसकी फाइनल वैल्यू जब मैं काटूंगा और ये -2 10 हो जाएगा, तो ये कुछ 48.12 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के आसपास आपको मिलेगी। तो यहां पर मैंने आप लोगों को इसके लैम्डा M की वैल्यू निकाल के बता दी। अब हम लोग ये वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जाएगा 48.12 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल डिवाइडेड बाय लैम्डा M नॉट की वैल्यू ये दे रखे हैं 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहां पर आपके अल्फा की मेरे प्यारे बच्चों जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली बहुत छोटी वैल्यू आएगी, यानी 0.1233 के आसपास आपको यहां पर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आप सभी लोगों को अल्फा की वैल्यू निकालना आ गई? नाउ अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद मुझे यहां पर Ka निकालना है, लेकिन Ka का ये फॉर्मूला यूज करना मुझे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, क्योंकि मैं इतना बड़ा फॉर्मूला लगाऊं इसकी जगह क्यों ना मैं एक और गेम खेलूं। सर कौन सा गेम खेल रहे हो? मैं एक काम करूं ना, Ka इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा फॉर्मूला लगा दूं तो सर ये तो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दे रखा है। तो यहां पर हम लोग Ka इज इक्वल टू C, कॉन्सेंट्रेशन की जगह 1.028
इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू अल्फा इज 0.1233 का स्क्वायर, तो मैं 0.1233 दो बार लिख दूं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू ये है, जब आप 1 में से अल्फा की वैल्यू माइनस करोगे तो 1.000 में से 0.1233 तुम माइनस कर रहे हो, यहां बचेगा 7, यहां बचेगा 6, यहां बचेगा 7, यहां बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 0.8767। अब आप इसको फाइनली सॉल्व कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आप फाइनली सॉल्व कर लीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी 0.0001728 तो इसको डेसिमल को मैं 1 2 3 4 5 डिजिट इधर ले आऊं तो जाएगा 1.78 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स पर लीटर। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आया क्वेश्चन सॉल्व करना? क्या हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? चलिए अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा जेई लेवल को टच करने वाला है ये क्वेश्चन। इट विल समवेयर टच जेई लेवल। क्वेश्चन देखो, तुम्हें यहां पर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH का तुमको लैम्डा m नॉट दे रखा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और तुम्हें यहां पर यह बोल रखा है कि तुम्हारे पास 0.01 मोलर एसेटिक एसिड है एंड फॉर 0.01 मोलर CH3COOH इसका मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें 3.905 दे रखा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब तुम्हें यहां पर बोला गया है दैट कैलकुलेट अल्फा एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अरे बाप रे सर, आपने अल्फा कैलकुलेट करना तो सिखाया है, बट ये ससुरा पीएच कहां से आ गया? ये पीएच कहां से आ गया ये तो आपने बताया ही नहीं है। बताएंगे बताएंगे क्योंकि मेरे करण अर्जुन आएंगे। चलो करके देखो, पहले करके देखो, एक बार ट्राई मारो। जेई लेवल का क्वेश्चन है, मैंने कहा था हम लोग थोड़ा जेई लेवल पर जाएंगे, थोड़ा जेई लेवल के क्वेश्चंस करके देखेंगे, थोड़ा हायर लेवल को टच करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास में आएंगे। चलिए सबसे पहले यहां पर हम इस क्वेश्चन का अल्फा निकाल लें। अल्फा का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन, और वी कैन से एट जीरो डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशंस की वैल्यू 390.5 और वो वाली वैल्यू एट एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन यानी 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर 3.905। तो डेसिमल को अगर मैं 2 डिजिट इधर ले जाऊंगा तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, यानी 0.01 इसका आंसर आना चाहिए। 0.01 विल बी द आंसर। अब बारी आती है पीएच निकालने की। देखो बेटा, एक बात बताओ, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या तुम्हें एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है? हाँ सर पता है। क्या तुम्हें यह भी पता है कि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा? तो मैंने माना कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा है। मैंने क्या माना कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा है। इनिशियली तो ये दोनों 0 होंगे एंड आफ्टर सम टाइम यानी फाइनली मैंने बोला कि मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन सी है उसमें से 1 में से अल्फा जो है वो टूट गया। जब आपके अल्फा यहां से डिसोसिएट हो गया तो ये भी बचा सी अल्फा और ये भी बना सी अल्फा। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपसे पूछा है पीएच कितना है, तो तुमको यहां पर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अब आप बताओ तुम्हारे H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? वो सी अल्फा के बराबर है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है तुम्हें इसका? 0.01 मोलर। तो गाइस जब ये 0.01 मोलर है
तो गाइज ये भी 0.01 मोलर होगा और ये भी 0.01 मोलर होगा, तो ये हो जाएगा 0.01 मोलर मल्टीप्लाई बाय अल्फा की वैल्यू भी तो यही है 0.01 मोलर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.0001 और वी कैन से 10 टू द पावर -4। अब आप इसका लॉग ले लीजिए। पीएच निकालने के लिए तुम्हें पीएच निकालने के लिए नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन लेना होता है। तो नेगेटिव लॉग बेस 10 टू द पावर -4। अब आप लोग जानते हो -4 उतर के आगे आ जाएगा, तो -4 लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 की वैल्यू तो होती है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर आ गया 4। तो देयरफॉर इसका पीएच कितना हो गया प्यारे बच्चों, इसका पीएच हो गया 4। तो क्या अब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे? क्या हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे? सर मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा, मैं डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, चाहे फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में हम लोग और प्रैक्टिस तो करेंगे नो डाउट, बट मेरे ख्याल से इस तरीके के क्वेश्चन अब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को करते बनेंगे। अब आपको यहाँ पर लेमडा एम नॉट दे रखा है BaOH2 का, दैट इज 457.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर तुम्हें BaCl2 का भी दे रखा है लेमडा एम नॉट, दैट इज 240.6। फिर तुम्हें यहां पर NH4Cl का भी दे रखा है 129.8 और तुम्हें सिंपली बोला गया है लेमडा एम नॉट निकालो NH4OH का। चलो करो क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं भी दिमाग वाला हूं, मैं प्रोडक्ट साइड पहले लिख लूंगा NH4OH मेरे को चाहिए। अब NH4OH बनाने के लिए मुझे NH4 कहां से मिल रहा है? डेफिनेटली मुझे NH4Cl से मिल रहा है और OH मुझे BaOH2 से मिल रहा है और यहां पर Na और OH बाहर आ जाएगा और यहां पर मुझे एज अ प्रोडक्ट BaCl2 मिल रहा है। अब क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहां पर 2 OH है, यहां एक OH है, मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा 2, फिर यहां पर 2 NH4OH की वजह से यहां पर आ जाएगा ये, तो अब तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये तुम्हें वहां जो वैल्यू दे रखी है ये 1 मोल के लिए दे रखी है और यहां पर 2 आ गया, तो ये जो तुम्हारी NH4Cl की वैल्यू आप ले रहे हो 129.8, इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस आपके BaOH2 की वैल्यू तो 457.6 सही है। आप BaCl2 की वैल्यू इधर लाओगे तो माइनस में BaCl2 की वैल्यू आप लिखेंगे 240.6 मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? तो जरा हम इसको कैलकुलेट कर लें। ये वैल्यू हो जाएगी 64.9, 457.6 माइनस 240, ये वैल्यू कितनी हो गई? 6 और 9 और 6 15, 1 कैरी 7 8 4 12, 1 कैरी 6 और 6 12 और 1 कैरी 522.5 में से जब आप 240 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.5, देन 2 में से ये गया 2, यहाँ बचेगा 8 और आपका 3 में से 4 में से 2 गया 282 will be the value of molar conductivity of NH4OH। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं मैंने सॉल्व कर दिया? एक छोटी सी मिस्टेक जो मुझे यहां पर नजर आ रही है, 522.5 में से 240 माइनस करेंगे 5 2 6 और 2 8 282। एक छोटी सी मिस्टेक मुझे यहां पर जो नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि सर यहां पर ये 2 मोल्स है, तो एक काम करो ना सर, इसको एक चीज करो, एक काम करो, आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा आप ठीक से लिखो पहले,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस रिएक्शन में एक छोटी सी गड़बड़ी जो हम लोग कर रहे हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं, वो ये है कि यहां पर हमारा प्रोडक्ट भी फिर 2 मोल है। तो एक काम करें, हम पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर ये हो जाएगा NH4Cl प्लस 1/2 BaOH2, इसे तुम्हें मिलेगा NH4OH और यहां पर तुम्हें मिलेगा 1/2 BaCl2। अब मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब तुम्हारे NH4Cl की वैल्यू तुमको दे रखी है 129.8, ये ठीक है, प्लस BaOH2 की वैल्यू जो तुम्हारी 457.6 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, माइनस BaCl2 की वैल्यू कितनी है 240.6, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तब तुम्हें जाकर एक सिंगल मोल NH4OH की वैल्यू मिलेगी। वही मुझको थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हो पाएगा वरना। तो हो जाएगा 129.8 प्लस इसको हमने डिवाइड किया 2 to the 4, 2 to the 4, 2 8 the 16, 2 8 the 16, माइनस 120.3। ये हो गया 8 और 8 16, एक कैरी, 9 और 9 18, एक कैरी 5 3, माइनस 120.3। तो ये हो गया पॉइंट लगा के 3, यहां बचेगा 8, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 2, 238 विल बी द लैम्डा m नॉट ऑफ NH4OH। तो देखो इस तरीके के बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन भी गाइस आप लोगों को कभी कभी करने पड़ सकते हैं। तो विद दिस हमारा कोलरॉश लॉ वगैरह और उसके न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाऊंगा, फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा, एंड वो कंप्लीट करने के बाद हमारे सेल्स वाला पार्ट बचेगा एंड हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगले 2 लेक्चर्स थ्योरी के और लगभग 1 लेक्चर न्यूमेरिकल्स का। तो अगले 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।